वेलकम टू जीएस स्टडी एस। दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे आज से। अगर इस बार बिहार पुलिस में रिजल्ट लाना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल से जुड़ जाइए। जो नए हैं वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी बोल दीजिए। आज से हम बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट डेली करवाएंगे और पूरा डिटेल में करवाएंगे। आपको बिहार पुलिस में रिजल्ट आएगा, वो मेरा गारंटी है, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, मैथ का है। बोल रहा है कि एक निश्चित पार्टी में पुरुष और औरतों की संख्या के बीच का अनुपात दिया है। पुरुष को पी से, औरत को वुमेन, महिला डब्ल्यू से सूचित करते हैं कि तो पुरुष का अनुपात 1 और महिला का अनुपात 1:2 दिया है। आगा कर रहा है परंतु जब 2 पुरुष और 2 महिला, 2 औरतें पार्टी छोड़ दिए तो यह अनुपात 1:3 हो जाता है। देखिए, जब भी किसी अनुपात में अगर हम किसी भी चीज़ से गुना कर देंगे तो वह संख्या बन जाता है। जैसे इसमें x से गुना कर देंगे, मान लेते हैं x था तो 1 को x से गुना करेंगे तो x हो गया, और 2 को x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x हो गया। अब क्या हो गया, पुरुष x हो गया, महिला 2x हो गया। इसमें क्या कर रहा है ना, यहाँ ये बोलता है जब 2 पुरुष और 2 औरत पार्टी छोड़ देते हैं तो पहले क्या था, ये अनुपात में है तो इसको बटे में लिख सकते हैं, x/2x हो गया, ये x/2x इसको लिख सकते हैं, ये हो गया। और इसमें से क्या करता है, 2 पुरुष तो 2 माइनस कर देंगे पुरुष में से, और 2 महिला माइनस करते हैं, ये पार्टी छोड़ दिया, तब जिसका अनुपात है क्या हो रहा है, ये बोल रहा है। देखिए 1:3 बन जाता है, तो 1/3। अब इसको सोल्व कर लेंगे समीकरण से। इसका समीकरण सोल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ सोल्व कर लीजिए तो इसको गुना इससे होगा, इसका गुना इससे होगा, तो इस यहाँ पे 2x 3x -6 बराबर क्या हो गया, 2x -2। यहाँ 2x में से 3x गया, यहाँ पर x बचा, अब -6 इस जाएगा तो कितना होगा, 4। तो x का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ 4 का मान रख दीजिए। इसमें क्या पूछ रहा है आगे, पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे, टोटल लोगों की संख्या। तो टोटल लोग था पुरुष और महिला मिला के यही ना था, 1:2 था, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2 1 क्या हो गया, 3 हो गया, अर्थात x + 2x कितना हो गया, 3x हो गया ना। 3x, x का मान कितना है, 4, तो 4 गुना 3, x के जगह पर 4 रख देंगे, 3 चौका क्या हो गया, 12, अर्थात 12 पुरुष थी, 12 लोग टोटल उपस्थित थे पार्टी में। इसका आंसर हो गया। दूसरा विधि भी बता देते हैं आपको। दूसरा विधि देखिए, आप ऑप्शन से भी दिमाग लगाइए थोड़ा। देखिए क्या करा, एक निश्चित पार्टी में पुरुष और औरतों की संख्या के बीच का अनुपात इतना है, अर्थात क्या करा है, टोटल पुरुष और महिला की संख्या के अनुपात कितना था, तो 1:2 था। तो देखिए ये क्या हुआ, टोटल पुरुष और महिला इसमें शामिल है ना। ये जो क्या पूछ रहा है लास्ट में, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे, तो टोटल पुरुष और महिला इसमें पूछ रहा है। तो टोटल पुरुष और महिला का अनुपात क्या दिया है, 1:2 दिया है, पी और डब्ल्यू का अनुपात 1:2 है। दोनों को जोड़ेंगे तो अनुपात कितना हो गया, 3 हो गया। टोटल अनुपात में इतना दिया है, ठीक है। यहाँ जो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में क्या बोल रहा है, पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ टोटल आदमी दिया है, पुरुष भी महिला टोटल, तो अनुपात में इतना है। यहाँ देखिए कि अनुपात इस जो 3 से कौन सा ऑप्शन जो है कट जा रहा है। देखिए ये कट 8 से 3 में 8 जो है भाग देंगे, अगर 8 में भाग देंगे 3 से तो ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गया। फिर देखिए 10 है, 10 में 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर देखिए सी को छोड़ दीजिए, पहले डी को देखिए। डी में 14 में अगर 3 से भाग देंगे तो कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। लेकिन सी जो ऑप्शन है, सी कि 12 क्या है, इसमें 3 से भाग देने से पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब ये वैसे तो डायरेक्ट आंसर ये हो जाएगा, लेकिन हम बता देते हैं आपको इसका कैसे सही आंसर होगा। तो देखिए इसको प्रूव कर देते हैं। तो 3 अनुपात में अनुपात 3 है, टोटल संख्या में कितना दिया है इसका, लोग उपस्थित है 12, तो 12 ले लेते हैं, अर्थात 3 से काट देंगे 12, 3 चौक 12, अनुपात 1 का मान कितना हो गया, 4 हो गया। अब क्या कर रहा है यहाँ 4, तो 4 से जो 4 से गुना कर देते हैं दोनों में, तो 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 हो गया, 2 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 8, अर्थात 4 पुरुष और 8 महिला थी, ठीक है, वर्तमान में उस समय में। लेकिन इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है कि 2 पुरुष और 2 औरत पार्टी छोड़ दिया, इसमें से 2 घटा दीजिए, पुरुष में से 2 घटा दीजिए, महिला में से भी 2 घटा दीजिए। तो यहाँ क्या 4 में से 2 गया तो 2 बचा, महिला में से 8 में से 2 गया, कितना बचा, तो क्या हो गया 6, तो 2:6, इसको काटेंगे, 2 1 2, 2 3 6, 1:3 हो गया। तो क्या पूछ रहा है, जब 2 पुरुष और 2 औरत पार्टी छोड़ दिए तो यह अनुपात 1:3 बन जाता है। देखिए 1:3 आपको ये बन गया है ना, तो क्या इस ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है ना, तो ऑप्शन इसका ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 46 किलोमीटर है। देखिए ये 2 स्टेशन है,
इनके जो बीच की दूरी है कितना किलोमीटर है, तो 46 किलोमीटर है। करा जिसे एक कार 1 घंटा में तय करता है, इसको 1 घंटा में एक कार तय कर लेता है। टोटल इस दूरी को तय करने में एक कार को कितना समय लगता है, तो 1 आवर लगता है, 1 आवर, 1 घंटा, 1 घंटा में तय कर लेता है। हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, समय होता है। और यहाँ अगर हम यहाँ से चाल निकालेंगे, तो चाल निकालेंगे तो क्या करेंगे, दूरी में समय से भाग दे देंगे, तो दूरी बटे समय हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ हमको समय मालूम है और टोटल दूरी भी मालूम है। अब आगे क्या कर रहा है, यदि वह 25 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पूरी करती है, 46 किलोमीटर टोटल दूरी था, इसमें से जो आदमी कार यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये 4 चक्का यहाँ तक मान चलिए 25 किलोमीटर की दूरी, ये 25 किलोमीटर की दूरी क्या किया, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला। तो यहाँ समय बराबर हम जानते हैं ना, टाइम बराबर क्या होता है कि दूरी बटे चाल, पता है ना, दूरी बटे चाल d/v। तो यहाँ दूरी कितना है, 25 किलोमीटर चला है, और इसका चाल क्या है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। इसको काट दीजिए, 5 × 25 और 5 × 8 = 40, 5/8 घंटा हो गया, ठीक है। और टोटल हमको जो है यहाँ से यहाँ तक 25 किलोमीटर चला, तो शेष दूरी कितना बच गया, 46 में से 25 घटा देंगे तो 21 किलोमीटर दूरी बच गया। 21 किलोमीटर दूरी को चलना है, और यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा इसको, तो 5/8। और टोटल दूरी तय करने में कितना समय लगा था, यहाँ बता दिया है ना कि 1 घंटा लगता है, 1 घंटा, तो 1 घंटा टोटल है। और 1 घंटा में से 25 किलोमीटर दूरी तय करने में समय लगा है इसको 5/8, यहाँ से निकाले हैं, तो 5/8 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से कीजिएगा तो कितना समय बचेगा, 3/8, 3/8 समय बच गया। अब ये समय जो है, इतना समय में हमको क्या करना है, इतना समय है बाकी रह गया है, इतना समय में हमको कितना दूरी तय करना बाकी रह गया है, तो 21 किलोमीटर, 25 किलोमीटर 40 किलोमीटर में से 25 किलोमीटर तय कर लिया तो बचा 21 किलोमीटर ना। और हम जानते हैं कि क्या पूछ रहा है, यहाँ से पूछ रहा है कि गति पूछ रहा है, तो गति यानी कि जो गति बराबर v बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी कितना बचा है, 21, और समय कितना निकला है आपको तय करने के लिए बाद बाकी, तो 3/8। तो 3/8 से क्या कीजिएगा, भाग दे दीजिए इसमें 21 में, तो आप 21 में 3/8 से भाग दीजिएगा, 21 में 3/8 से भाग देंगे, 21/3/8, इसको 3/8 ऊपर जाएगा, गुना करेंगे तो 8/3 हो जाएगा। अब काट दीजिए, 3 × 7 = 21, 8 7 × 8 कितना हो गया, 8 7 = 56 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। ये उसका आंसर चाल हो गया। तो किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर डी में है, 56 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी में 56 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये आंसर इसका होगा, समझ गए। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को बोल रहा है कि पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है, यानी फादर और बेटा को सन एस से, तो पिता का जो उम्र है ना बेटे की उम्र का 7 गुना है, बेटा का 1 है तो पिता का 7 है अनुपात में। तो पूछ रहा है कि 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 वर्ष है, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो 4 वर्ष बाद इनके उम्र का ये जो उम्र है ये क्या है इसका, तो वर्तमान उम्र है, वर्तमान उम्र है, अनुपात है। लेकिन यहाँ जो दिया है संख्या में उम्र का योग, वो 4 वर्ष बाद का उम्र का है, 4 वर्ष के बाद का ये दोनों का उम्र का योग है ये। तो हम जब भी ऐसा हमेशा अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, अनुपात जिसमें रहेगा वर्तमान में रहेगा, तो उसको जो उम्र जो संख्या में योग दिया रहेगा उसको भी हम वर्तमान में लाएंगे। अगर ये पूर्व में रहेगा, जैसे पहले अगर बोलेगा कि 4 वर्ष पहले का उम्र अगर ये ऑप्शन में रहता, ये अनुपात में रहता, तो इसको भी योग को भी 4 वर्ष पहले के में लाते। तो यहाँ तो हमको वर्तमान में है अनुपात, ये जो 56 है क्या है, 4 वर्ष बाद का है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, जो अनुपात में है समय, उसी समय को यहाँ भी लाएंगे, इसको भी बना देंगे। ये 4 वर्ष बाद इसमें है, तो 56 में से 4 घटाएंगे, 4 वर्ष फादर का, 4 वर्ष किसका, पुत्र का। तो 56 में से कितना, 4 -4 -8 घट जाएगा, तो 56 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 48। अर्थात जो है ये 48 जो उम्रों का योग है ये क्या हो गया, दोनों का वर्तमान का हो गया। अनुपात में अनुपात वर्तमान में कितना दिया हुआ है, 7:1, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 7 1 8, तो अनुपात में अनुपात 8 बराबर कितना हो गया, 48, इसलिए 8 से काट देंगे, 8 से आ गया 48। अनुपात 1 का मान कितना आ गया, अनुपात 1 का मान कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अभी 6 से गुना कर दीजिए। तो पूछ रहा है कि वह पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो पुत्र का जो है अनुपात वर्तमान में 1 है, अनुपात 1 का मान कितना निकला है, 6, तो 6 से गुना करेंगे तो 6 × 1 कितना हो गया, 6, तो 6 वर्ष इसका आंसर होगा पुत्र का। अगर पिता का पूछता तो क्या करते हैं, अनुपात 1 का मान 6 है, अब पिता की वर्तमान आयु कितना अनुपात में है, 7 है, तो 7 का 42 हो जाता। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सिंधु सभ्यता के नगरों में प्रवेश करने पर आने वाले चौराहे को क्या कहते हैं,
तो देखिए, जब सिंधु घाटी सभ्यता के नगर में प्रवेश करते हैं ना, तो चौराहा को ऑक्सफोर्ड सर्कस कहते हैं। ऑक्सफोर्ड सर्कस क्यों कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती थी? तो ग्रिड पद्धति, ठीक है ना, ग्रिड पद्धति याद रखिएगा। और सड़क एक दूसरे के क्या करते थे? लंबवत काटती थे। सड़क ऐसे लंबवत एक दूसरे को काटते थे। और इसी के कारण अंतर्गत बनाया गया प्रवेश के बाद पहला चौराहा जो है, ये पहला चौराहा, इसको क्या कहा जाता है? तो ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता है, ये ऑक्सफोर्ड सर्कस। अब चलिए 2 नंबर में, और सिंधु घाटी सभ्यता कैसा सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी, याद रखिएगा। और जबकि वैदिक सभ्यता तो ग्रामीण सभ्यता थी, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। अब 2 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल कितने वंशों से? तो याद रखिए, इसका ट्रिक क्या बताए थे हम? गु खा तू सा ला। गु खा तू सा ला में क्या हुआ है? 1 2 3 4 5, तो 5 गो है। तो 5 राजवंशों ने शासन किए थे। सी नंबर इसका आंसर होगा। गु से गुलाम वंश, खा से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश, लौ से लोधी वंश, याद रखिएगा। और गुलाम वंश का 1206 से 1290 तक। उसके बाद जो है खिलजी वंश फिर 1290 से 1320 तक। फिर तुगलक वंश 1320 से लेकर के 14 से 13 तक। और उसके बाद फिर सैयद वंश 1413 से लेकर के कितना तक? तो 1451 तक। और फिर लोधी वंश 1451 से लेकर के 1526 तक। 1451 से 1526 तक लास्ट में हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत का क्या हो गया? सत्यानाश हो गया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था ना, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, याद रखिएगा। पानीपत में का जो थी बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध, क्या बताए थे ट्रिक? कि बाबर आया, ठीक है, तो खाना खाया, फिर चाय पिया, घर गया, मर गया। अर्थात पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर आया तो पानी पिया, तो पानी मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। उसके बाद क्या किया? खाना खाया, तो 1527 में क्या किया? खाना खाया था। खनवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। सब में बाबर विजय हुआ था, याद रखिएगा। और उसके बाद बाबर आया, खाना खाया, उसके बाद क्या किया? पानी पिया, तो बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, और उसके बाद क्या किया? चाय पिया। खाना खाने के बाद चाय पिया, तो चाय से क्या हो गया? चंदेरी का युद्ध 1528 में हो गया चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच, जिसमें बाबर विजय हुआ। उसके बाद चाय पीने के बाद क्या किया? वो घर गया तो घर से घाघरा का युद्ध, ठीक है, बाबर और अफगान शासकों के बीच हुआ। सब में बाबर विजय हुआ था। और उसके बाद घर जाने के बाद क्या? घाघरा का युद्ध 1500। उसके बाद घर गया, और 1530 में क्या हुआ? घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 में। और उसके बाद 1530 में जब घर चला गया, युद्ध हो गया, घाघरा का युद्ध समाप्त हो गया, जीत गया, तो उसके बाद क्या किया? मर गया। मतलब 1530 में बाबर मर गया। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। आगे कह रहा है 6 नंबर में क्वेश्चन में कि आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड मार्क्स इट इज द आंसर शीट। पूछ रहा है कि इसका सिनोनिम्स, जैसे होता है ना कि सेम वर्ड, इसका जो आंसर होगा, अर्थ होगा, इसी के समान दूसरा शब्द कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। इंटरप्रेट मतलब होता है आपको निडर या साहसी, ठीक है, निडर या साहसी होता है। तो इसका देखिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका सेम है, जिसका मीनिंग ये निडर या साहसी होगा। तो देखिए फियरलेस मतलब क्या होता है? निडर या साहसी, फियरलेस। अब फियर मतलब क्या होता है? डरपोक। और जबकि फियरलेस लग गया तो क्या? निडर और साहसी हो गया। तो आंसर डी होगा। 7 नंबर में क्या कह रहा है कि कह रहा है चूज द वर्ड अपोजिट वर्ड पूछ रहा है, मतलब इसका उल्टा, जो इसका क्या दिया है, जैसे ऑस्ट्रासाइज मतलब होता है निकाल देना का मतलब कि किसी को निकाल देना, बेइज्जती कर देना, यही ना हुआ, निकाल देना, भगा देना, ऑस्ट्रासाइज मतलब होता है। तो इसका वेलकम मतलब क्या होता है? स्वागत, कोई आता है तो उसको स्वागत करता है, इसका उल्टा होगा स्वागत करना। यही पूछ रहा है, अपोजिट वर्ड पूछ रहा था। अब 8 नंबर में क्या कर रहा है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है ना, सरस्वती को माना गया है। जबकि सिंधु नदी का चर्चा ऋग्वेद में सबसे अधिक बार हुआ है। सबसे अधिक बार चर्चा ऋग्वेद में किस नदी का हुआ है? सिंधु नदी का चर्चा हुआ है। और यमुना नदी का चर्चा
ऋग्वेद में 3 बार हुआ है, गंगा नदी की चर्चा 1 बार हुआ है, याद रखिएगा। उसके बाद आगा है 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में दिल्ली पर उसके शासन काल के तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 9 नंबर में तो इसमें देखिए रजिया सुल्तान, बलबन, नसरुद्दीन और इल्तुतमिश है। इसका जो है ना सबसे पहले इल्तुतमिश इसमें शासन किया था। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से 1226 तक था, 1210 से शुरू हुआ था। उसके बाद रजिया सुल्तान का 1236 से शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद बलबन थी नसरुद्दीन का शासन जो है 1246 से शुरू हुआ था, जबकि बलबन का शासनकाल 1266 से शुरू हुआ था। तो देखिए लीजिए, इल्तुतमिश सबसे पहले तो 3 नंबर, उसके बाद रजिया सुल्तान 1 नंबर, उसके बाद नसरुद्दीन 1246 4 नंबर, उसके बाद बलबन 1266 2 नंबर। ये इसका आंसर डी होगा। अब आगे चलिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण। आगे है क्वेश्चन 11 नंबर में, चौथी बौद्ध संगीति कब हुआ था? चौथी बौद्ध संगीति किस धर्म में बौद्ध धर्म किन मुख्य शाखाओं में बट गया था? तो ये चौथी जब बौद्ध संगीति हुआ था ना, तो ये इसका बौद्ध धर्म जो है ना 2 शाखा में बट गया था, एक हीनयान और दूसरा महायान। इसका आंसर डी होगा। और हीनयान किसे कहा गया? जो बुद्ध धर्म के मूर्ति के पूजा का विरोध करता था। इसमें क्या है, मूर्ति पूजा का विरोध किया तो हीनयान कहलाया, और जो मूर्ति पूजा का समर्थन किया उसको महायान का वो महायान कहलाया। तो मूर्ति पूजा के समर्थन में महायान शाखा में जो सबसे प्रतापी राजा थे कनिष्क, ये जो है ना इसका महायान शाखा से संबंधित थे, ठीक है। जो भी राजा थे वह महायान शाखा से ही संबंधित थे, क्योंकि मूर्ति पूजा करते थे ये सब। उसके बाद जो है ना, इसमें गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा और जान लीजिए। ये क्यों बनाया था गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में? तो ये जो है ना ब्रिटिश के राजा था किंग जॉर्ज पंचम, ठीक है ना, जॉर्ज पंचम, और महारानी थी क्वीन मेरी। कौन? क्वीन मेरी। इन्हीं के स्वागत में ये जो है ना मुंबई में बनाया था गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में। अब है 12 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया? तो दिल्ली के सुल्तान याद रखिए दी से दिल्ली सल्तनत और फा से फारसी। दिल्ली सल्तनत की भाषा क्या था? फारसी था। और दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों का शासन था, गु खातू सला, तो ये फारसी हो जाएगा इसका आंसर। और उसके बाद जो आएगा 13 नंबर, वक्र का सही विलोम क्या है? उल्टा, ये हिंदी हो गया, हिंदी क्वेश्चन। वक्र यानी वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा, इसका सही उल्टा क्या होगा? सीधा होगा। तो सीधा मतलब क्या है? रिजु मतलब सीधा होता है, ए नंबर होगा। आगे कर रहा है कि स्तन्य का पर्यायवाची शब्द चुने, मतलब सेम वर्ड। स्तन्य मतलब क्या होता है? स्तन से दूध होता है, दूध, यदि इसका दूध हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द हो गया। उसके बाद पूछ रहा है 15 नंबर का, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें उसकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का सबसे अधिक अनुपात था? अनुसूचित जाति मतलब SC, शेड्यूल्ड कास्ट जिसको बोलते हैं। तो सबसे अधिक अनुपात जो है ना, सबसे अधिक अनुपात है उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का। जबकि अगर प्रतिशतता के दृष्टि से पूछेगा, परसेंटेज की दृष्टि से अगर पूछेगा सबसे अधिक अनुसूचित जाति SC की संख्या किस राज्य में है, तो उसका आंसर आपको हो जाएगा पंजाब। अगर परसेंटेज की दृष्टि से पूछेगा तब पंजाब होगा, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो उत्तर प्रदेश होगा, याद रखिएगा, SC शेड्यूल्ड कास्ट। उसके बाद आगा है 16 नंबर कि कंटूर रेखा का निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है? तो कंटूर रेखा जो है ना स्थलाकृति मानचित्र पर दर्शाया जाने वाला ये रेखा कहलाता है कंटूर रेखा, ठीक है, ये उसका उदाहरण है। उसके बाद है मरुद्वीप ओसिस किससे संबंधित है? तो मरुद्वीप मतलब होता है कि मरुस्थल अर्थात रेगिस्तान से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना, पूरा बालू ही बालू मिलेगा आपको। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से, भारतीय मानक समय को क्या बोलते हैं?
IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पूछता है। और उसके बाद एक तो होता है GMT जो कि विश्व के लिए होता है, विश्व का समय रेखा ये समय है। GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। तो ये GMT से जो है IST या कि ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का जो समय है कितना घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, यहाँ बोला भी है, देखिए ना, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। सही है। आगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, सो देखिए इसका। आगा कह रहा है कि ईरानी नामक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटा पीछे है। तो भारतीय मानक समय कितना है, IST कितना है, तो 5.5 घंटा ग्रीनविच से आगे है ना, 5.5 घंटा आगे है। उससे इससे जो 5.5 घंटा से 2 घंटा पीछे किसका समय है, तो -2 कर देंगे तो ईरान का समय हो जाएगा। तो अर्थात ईरान का समय कितना घंटा हो गया, 3.5 घंटा हो गया। तो बोल रहा है तो कौन सा देशांतर ईरानी नामक मानक समय का निर्धारण करता है। तो यहाँ देशांतर पूछ दिया, अर्थात डिग्री में पूछ रहा है। अगर आवर में पूछता तो 3.5 घंटा होता, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, डिग्री में, यानी कि देशांतर मतलब क्या होगा, डिग्री में होगा। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। ठीक है, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। तो अर्थात 15 डिग्री में कितना होगा, तो 15 चौके 60 अर्थात 1 घंटा होगा। तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा हो गया। यहाँ 3.5 घंटा है, तो 15 दूना 15 तिया 45, तो 45 डिग्री बराबर कितना हो गया, 3 घंटा हो गया। और कितना है यहाँ पे, आधा घंटा हो गया। आधा घंटा का डिग्री में मान लाएंगे तो कितना होगा, 7.5 डिग्री, तब ना आधा घंटा होगा, क्योंकि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 7.5 डिग्री बराबर आधा घंटा। तो यहाँ 45 डिग्री बराबर 3 घंटा है, तो 45 7 कितना हो गया, 52, 52.5 डिग्री बराबर कितना हो गया, 3.5 घंटा का मान हो गया। तो इसका जो ईरानी देशांतर का मानक समय निर्धारण होगा कितना होगा, 52.5 डिग्री देशांतर। देख लीजिए यहाँ पे है इसका ऑप्शन 19 नंबर 18 नंबर का। देखिए तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, जबकि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री ई द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये तो जानबे करते हैं कि भारत का जो मानक समय है इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, और भारतीय मानक समय कितना डिग्री से गुजरती है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। और ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये भारत के कितने राज्य से गुजरती है, ये भी पूछता है। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का जो मानक समय है कितने राज्यों से गुजरती है। तो भारत का मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। एक हम वीडियो बना चुके हैं पहले, आप देख लीजिएगा। 5 गो राज्य कौन कौन है, तो 3 गो प्रदेश वाला याद रखिए, एक आंध्र प्रदेश, एक उत्तर प्रदेश और एक मध्य प्रदेश, 3 गो प्रदेश वाला। अब बाद बाकी 2 गो बिना प्रदेश वाला, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो 3 गो प्रदेश कौन हो गया, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ये तीनों बीच वाला राज्य से, तीनों राज्य 5 गो राज्य से ये भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो जो इसका जो आंसर हम निकाले थे, क्या निकाले थे, 82.5 डिग्री 52.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये होगा आंसर। अब आगे क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा चावल किस राज्य में होता है। तो सबसे ज़्यादा चावल पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, जबकि सबसे ज़्यादा कपास गुजरात में होता है। आगे है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है। तो ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त परियोजना है ये माता टीला परियोजना। उसके बाद आगे है, राजघाट बांध परियोजना से कुछ ही दूरी पर ये है, कौन, माता टीला परियोजना। अब आगे है क्वेश्चन, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में कितना समय लगाता है। ये चंद्रमा, ये पृथ्वी है, और ये चंद्रमा को पृथ्वी, ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा को घूमते घूमते पूरा पृथ्वी एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो एक्यूरेट जो समय होता है ना, ये आपका हो जाएगा एक्यूरेट समय 27 दिन 8 घंटा, 27 दिन 8 घंटा। तो यहाँ ऑप्शन में तो नहीं है 27 दिन 8 घंटा, इस अनुसार आपका जो आंसर होगा ये 28 दिन, लगभग 28 दिन। तो ये आंसर सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे है, और चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, एकमात्र पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। और 2 ग्रह ऐसा है जिसका उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का उपग्रह नहीं है। बाद बाकी मंगल का 2 ही ग्रह है, केवल फेबोस और डिमोस। डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है। उसके बाद है आगे 22 नंबर में, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी। तो इसका जो आंसर होगा, ये होगा आंसर आपका भारत का साम्यवादी दल। इसका जो है ना
किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हो गई थी? तो साम्यवादी दल का स्थापना होगा। इसका क्यों होगा आंसर इसका? तो इसका जो स्थापना हुआ था ना साम्यवादी दल का 1925 में हो गया था, 1925 में। जबकि स्वतंत्रता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1959 में हुआ था, ये 1959 में। और जनसंघ का स्थापना हुआ था 1951 में। तो ये तो भारत की स्वतंत्रता तो 1947 में मिला था, और 1947 से पहले तो एक साम्यवादी दल है। तो इसका आंसर होगा सी। आगे क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं? तो राजनीतिक अधिकार, देखिए राजनीतिक अधिकार की श्रेणी में मत देने का अधिकार, जो हम लोग वोट देते हैं वो कौन अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है। और उसके अलावा जो जनता जो जिसको चुनाव करता है, जो भी निर्वाचित सदस्य को, तो वो भी क्या है? राजनीतिक अधिकार है। तो मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार, ये दोनों राजनीतिक अधिकार है, याद रखिएगा। क्वेश्चन ये सब बहुत पूछता है। जबकि शिक्षा का अधिकार पूछेगा तो कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। ये कितना से कितना वर्ष तक के बच्चा को मुफ्त में शिक्षा देगा, सरकार का अधिकार है, सरकार देंगे। तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को। आगे है, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है। और इसमें और किसका कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो लक्षद्वीप का भी जो है ना, लक्षद्वीप का भी ये अधिकार है, क्षेत्र है इस पे, एर्नाकुलम हाई कोर्ट। लक्षद्वीप का भी देखरेख जो है ना, ये एर्नाकुलम केरल का उच्च न्यायालय ही करते हैं, एर्नाकुलम में जो स्थित है खंडपीठ। पच्चीस नंबर में क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही रूप से संबंध नहीं है? क्वेश्चन इसमें कर रहा है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। देखिए, कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द लिया गया, ये भी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से न्यायिक पूर्णावलोकन का सिद्धांत लिया है। न्याय, जितना भी न्यायपालिका संबंधित विधि विधान है, ये सभी न्यायपालिका संबंधित जो भी शब्द है ना, ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से, ये भी सही है। सी नंबर में है, ब्रिटिश के संविधान से संसदीय व्यवस्था ली गई है, ये भी सही है। और डी नंबर में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, ये गलत है। इसका ऑप्शन डी नंबर होगा। ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? तो समवर्ती सूची लिया गया है। 3 सूची है ना भारतीय संविधान में, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कभी कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान में कितना सूची है? तो 3 सूची है। ये इसका चर्चा कितना अनुसूची में है? तो अनुसूची 7 में है। अनुसूची के बारे में आपको हम बता दिए हैं ना ट्रिक में, वीडियो देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो रिकॉल कर लीजिए एक बार। संघ, राज्य, वेतन, शपथ, राष्ट्र, अनुज, पूर्व सूची, भाषा, भूमि, दल, पंचनगर। अनुसूची 1 से लेकर अनुसूची 12 तक का सब इसमें है ट्रिक। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे 26 नंबर का क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट प्रकाशन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर ब्लू बुक होगा। ब्लू बुक में ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। और ग्रीन बुक किसको कहते हैं? तो इटली और ईरान का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन को कहते हैं ग्रीन बुक। इटली और ईरान 2 देश का है। और उसके बाद सफ़ेद बुक, तो वाइट बुक किसको कहते हैं या सफ़ेद बुक? तो वाइट बुक है ब्रिटेन और भारत सरकार की विषय पर रिपोर्ट का जो है ना बुक है ये, या प्रकाशन है। अब पीला बुक, जिसको इंग्लिश में येलो बुक कहते हैं, ये फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये सतीश धवन कौन थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम के गुरु थे। इन्हीं के नाम पर आंध्र प्रदेश में जो अंतरिक्ष केंद्र का नाम रखा गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो देखिए, प्रत्यक्ष कर का एक ट्रिक याद रख लीजिए, आय नी धन, आय नी धन, आय से आय कर, नी से निगम कर, धन से धन कर। तो ये धन कर ऑप्शन सी में है, यही इसका आंसर होगा। बाद बाकी सब क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, उत्पाद कर, मनोरंजन कर, विक्रय कर।
बिक्री कर राज्य सरकार का सबसे बड़ा कर है। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का क्वेश्चन है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंसेज। करा इस सेंटेंस में ये जो वाक्य दिया गया है सेंटेंस, इस वाक्य का सबसे बेस्ट मीनिंग कौन होगा बताने के लिए बोल रहा है। तो क्या है वाक्य, देख लीजिए सेंटेंस, ए पर्सन विद ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। ऐसा आदमी जिसको किसी एक क्षेत्र में या किसी एक पेशा में, व्यवसाय में काफ़ी लंबा अनुभव हो, तो उसको क्या कह सकते हैं हम, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो वेटरन कहेंगे। वेटरन मतलब क्या होता है, अनुभवी होता है, ठीक है, यानी कि किसी कार्य में भली भांति दक्ष, जिसको परिपूर्ण बोलते हैं, ये इसका आंसर होगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का, फाइंड ऑफ द वर्ड विच इज द स्पेल्ड करेक्टली। इसमें कहता है कौन सा है, इसमें जो 4 ऑप्शन में किसका स्पेलिंग सही है। तो हाइपोक्राइसिस मतलब होता है HYPOCRIS बाय, हाइपोक्राइसी मतलब होता है पाखंड, ठीक है ना, पाखंड होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 31 का, ली कार्बुजियर था एक प्रसिद्ध, तो वो वास्तुशिल्पी थे, जो है ना, ली कार्बुजियर वास्तुशिल्पी थे, और इसका मूल नाम क्या था, तो एडवर्ड जेनरेट था इसका मूल नाम, चार्ल्स एडवर्ड जेनरेट, ये फ्रांस के वास्तुशिल्पी थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, एक जहाज एक नदी से समुद्र में पहुंचता है तो क्या होगा। तो जब नदी का घनत्व जो है ना, समुद्र के जल का घनत्व, नदी के जल का घनत्व समुद्र के जल के घनत्व से कम होता है। हमेशा समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है। जब घनत्व अधिक होगा तो जब नदी से जब समुद्र में जहाज़ पहुंचेंगे तो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये लेवल में पहले जहाज़ यहाँ इस लेवल में था, और ये समुद्र है, ये समुद्र है, अगर इसमें से इसमें जाएंगे तो लेवल थोड़ा ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है ना। सेम ये समुद्र है और इसमें ये नदी है, नदी में जहाज़ का लेवल यहाँ है, और समुद्र जाएंगे तो थोड़ा यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि इसका घनत्व, समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है, कारण है, पूछता भी है क्वेश्चन ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है, तो सोनार का उपयोग समुद्री यात्रियों के द्वारा किया जाता है। देखिए सोनार का काम क्या क्या होता है, सोनार का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए, SONAR, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, सोनार का फुल फॉर्म होता है। इसका काम होता है कि पनडुब्बियों का पता लगाना, जो पनडुब्बी समुद्र में होता है ना, तो वो कहाँ है नहीं है उसका पता लगाना सोनार से होता है। उसका समुद्र की गहराई, कितना गहराई कहाँ पे है समुद्र, वो भी गहराई भी नापने का काम कौन करता है, तो सोनार ही करता है, सोनार के द्वारा होता है। और समुद्र के तल में नीचा में जो मानचित्र बनाते हैं कि कहाँ समुद्र के तल, जो मैप नक्शा जो बनता है, उस काम में भी सोनार का प्रयोग होता है। तो सोनार का प्रयोग ये याद रख लीजिएगा, फुल फॉर्म भी पूछता है, याद रख लीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। डाल्टन क्या दिए थे, तो डाल्टन ने परमाणु की संरचना का प्रतिपादन किया था, तो एक नंबर होगा। मेंडलीफ क्या दिए थे, तो मेंडलीफ जो है ना आधुनिक आवर्त सारणी का बारे में, मेंडलीफ आवर्त सारणी के बारे में बताए थे, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में कौन बताए थे, तो मोसले बताए थे, ठीक है ना। और मैडम क्यूरी तो रेडियो सक्रियता का खोज किए थे, थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। इसको याद रखिए, एक तो द गोप चेन, द गोप चेन, द गोप चेन, चेक करना चेन। द से क्या हो गया, देखिए इसमें ई है ना, द से ई से इलेक्ट्रॉन हो गया, और द से थॉमसन हो गया, इलेक्ट्रॉन खोज थॉमसन किया था। देखिए गोप मतलब क्या हुआ, पी से प्रोटीन हो गया, गोप से क्या हुआ, गोल्डस्टीन, तो प्रोटॉन खोज गोल्डस्टीन ने किया था। उसके बाद चेन, 9 से क्या हो गया, न्यूट्रॉन, और 6 से क्या हो गया, चैडविक, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, चैडविक किया था। तो याद रखिएगा सभी क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहेंगे तो हम पार्ट बाय पार्ट में बना करके सभी सेट का, क्योंकि एक ही सेट बनाने में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन बना करके डालते रहेंगे। आप लोग हमेशा मेरे चैनल से जुड़ करके पढ़िए, और रिजल्ट लाने का गारंटी है, बिहार पुलिस में रिजल्ट आसानी से होगा, चाहे कैसनो क्वेश्चन क्यों ना आएगा, आपसे छूटेगा नहीं। आप लगातार अगर मेरे चैनल पर बने रहेंगे, क्योंकि हम ट्रिक और लॉजिक के माध्यम से सारा क्वेश्चन बताते हैं,
जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही क्वेश्चन का हम डिस्कशन करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं बताते हैं। अब चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे 35 नंबर, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक पूछ रहा है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक जो है ना, इसका आंसर होता है केजी मीटर स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर है इसमें सी नंबर। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक हो गया केजी मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण क्या करता है, पिंड के द्रव्यमान और जड़त्व पर निर्भर करता है, ठीक है ना। अब आगे है क्वेश्चन नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत रूप से परमाणु क्या है। तो विद्युत रूप से परमाणु जो है ना उदासीन होता है। क्यों उदासीन होता है, तो इसका कारण जान लीजिए। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, बराबर होता है, जिस कारण जो है ना समान होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होने के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF। कांच पर जो लिखते हैं वो कौन अम्ल से, तो HF अम्ल के प्रयोग से लिखते हैं। और कांच पर लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इचिंग प्रक्रिया कहा जाता है। इचिंग और ग्लास लिखने की प्रक्रिया को ETCHING इचिंग और ग्लास प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस मतलब हिंदी में हंसने वाली गैस कौन सा है, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O लाफिंग गैस होता है, हंसाने वाली गैस। डॉक्टर जब दांत का इलाज करते हैं, दांत में जब कोई भी दांत का डॉक्टर इसी गैस का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। पूछता भी क्वेश्चन है कि दांत का डॉक्टर किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो लाफिंग गैस का प्रयोग करते हैं, हंसा करके दांत को ठीक ठाक करता है अपना। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट है कि वायुयान के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका हीलियम का प्रयोग किया जाता है वायुयान के टायर में भरने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र जो है ना हैदराबाद में स्थित है, ये याद रखिएगा ये क्वेश्चन। गुलाबी नगर किसको कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है गुलाबी नगर। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, बिहार की राजधानी पटना है। 41 नंबर का क्वेश्चन है नेक्स्ट कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द आइडम्स एंड फ्रेज। आइडम्स फ्रेज का क्वेश्चन है, ये बोल्ड जो हाईलाइटेड है उसमें ये आइडम्स फ्रेज है। देखिए क्या है आइडम्स फ्रेज का, ये है कि करा के अंदर ए क्लाउड, ठीक है ना, ही इज अंदर ए क्लाउड दीज डेज। इसका मतलब क्या होगा, आइडम्स फ्रेज क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका आंसर होगा सही सी नंबर अंडर सस्पेंशन। याद रखिएगा, ये आइडम्स फ्रेज याद रखना पड़ेगा ऐसा चीज़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए सेंटेंस इज गिवन विच में नीड इम्प्रूवमेंट, अल्टरनेटिव्स आर गिवन एज, जैसे अल्टरनेटिव्स में जैसे ABC दिया हुआ है बिलो नीचा में दिया हुआ है, विच में भी ए बेटर ऑप्शन, इसमें से कौन सबसे अच्छा ऑप्शन है। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड यू आंसर D। अगर इम्प्रूवमेंट अगर सही नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो आंसर आपको D देना है। दिस फॉल्स अपीयरेंस ऑफ द बिल्डिंग इरेक्टेड फॉर द फंक्शन वाज बिलो थी क्या BLW बलोन एनी द स्टॉर्म। तो इसका आंसर जो होगा आप देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि अगर आपको क्या बोल रहा था, इम्प्रूवमेंट अगर नहीं होगा तो आंसर D चूज करने के लिए। तो इसमें क्या है, एक्सटीरियर फेस्ड सेकलेंड नो इम्प्रूवमेंट, तो नो इम्प्रूवमेंट होगी आपको, इसका आंसर आपको C हो जाएगा। सेकलेन मतलब होता है सेकलेन, एस्केलेशन मतलब होता है आपको कि फॉल्स अपीयरेंस का स्थान पर बोल रहा है। फॉल्स अपीयरेंस किधर गया, फॉल्स अपीयरेंस, ये फॉल्स अपीयरेंस का स्थान पर एस्केलेशन होगा आपका।
क्योंकि इसका गलत रूप में दिया था और इसका अर्थ होगा ढांचा या अस्थि, पंजर इसका अर्थ होता है। छोड़िए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। दिन के समय पौधे क्या करते हैं? तो दिन के समय पौधा जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? तो हमेशा सूर्य के रोशनी के सामने होगा। तो सूर्य की रोशनी कब होगा? तो दिन में होगा। तो इसीलिए तो दिन में प्रकाश संश्लेषण में जानबे करते हैं कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 को जल मिल करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बताए थे, आप वीडियो देख लीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण वाला वीडियो मेरा हम अपलोड किए हुए हैं चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का। कहता है खोरदाद साल किसका उत्सव है? खोरदाद साल जो है ना ये किसका उत्सव है? तो ये पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र के जन्म दिवस के रूप में अगस्त सितंबर में माह में मनाया जाता है। तो पारसी धर्म किधर है? यही है पारसी धर्म के जो संस्थापक थे, कौन थे? तो जरथुस्त्र, इसका नाम क्या था? जरथुस्त्र। तो जरथुस्त्र के जन्म दिवस के रूप में, ठीक है ना, अगस्त और सितंबर माह में मनाया जाता है। कौन? खोरदाद साल उत्सव। ये क्वेश्चन पूछेगा खोरदाद साल उत्सव का संबंध किस धर्म से है? तो पारसी धर्म से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? किसके आधार पर किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा को क्या करा है कि देश की प्रति व्यक्ति आय की में वृद्धि पे होता है। सही बात है। देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण देश की प्रति व्यक्ति आय के में वृद्धि से ही निर्धारण किया जाता है। अगर प्रत्येक आदमी अधिक से अधिक कमाने लगेगा तो देश का विकास बहुत तेज़ी से हो जाएगा और हमारे भारत देश बहुत ही जल्दी सारा अमीर से अमीर हो जाएंगे और विकसित देश की श्रेणी में आ जाएंगे। अभी विकासशील देश है हमारे भारत देश। तो ये प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से ही होता है देश का प्रगति, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को, ऑप्शन ए में है, ए नंबर में है, ए नंबर में है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अब विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक स्टेट, पाक जलमर्द कहाँ से नज़दीक है ऑप्शन में? तो तमिलनाडु से क्या होगा? सबसे नज़दीक है कन्याकुमारी के और पाकिस्तान के श्रीलंका के बीच में है ना पाक जलमर्द। तमिलनाडु नज़दीक होगा इसका आंसर। उसके बाद है ये जो पाक जलमर्द जो है ना मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। ये भी पूछता है कि पाक स्टेट जो है किस दो खाड़ी के बीच में है? तो बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और मन्नार की खाड़ी के बीच में है पाक स्टेट। भारत और श्रीलंका से जुड़ता है। सबसे लंबा लिखित संविधान वाला देश कौन है? तो भारत है। भारत का संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है भारत का। ठीक है ना। इसको संविधान लिखने में कितना समय लगा था भारत के संविधान को? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन, 18 दिन का समय लगा था भारत के संविधान को लिखने में। और इसमें कितना अनुच्छेद है? तो 395 अनुच्छेद। उस समय में जब संविधान भारत का तैयार हुआ था उस समय में अनुच्छेद कितना था? 395। अनुसूची कितना था? 8। याद रखिएगा 8 अनुसूची था जब मूल संविधान में अनुसूची 8 था, जबकि वर्तमान में अभी 12 मूल है और अभी 444 से अधिक अनुच्छेद हो गया है वर्तमान में। अब भाग कितना था? तो 22 भाग। 22 भाग तब मूल संविधान में भी था और अभी भी भारत में संविधान में 22 भाग ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी 22 भाग में अभी शायद 25 हो गया है बढ़ करके, कंफर्म नहीं है अभी। स्त्रीलिंग का कहता है चयन कीजिए, स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। तो इसका स्त्रीलिंग इसमें से कौन है? तो अपराध, अध्यय, स्वदेश, स्थापना। स्थापना की जाती है, ठीक है ना, स्थापना होती है तो इसलिए स्त्रीलिंग हो गया। या अध्याय का पाठ पढ़ाया जाता है तो ये पुल्लिंग हो गया। अपराध उसने अपराध करा है तो पुल्लिंग हो गया। स्वदेश, उसने स्वदेश से आया है, मतलब ये सब वर्ड है, याद रखना पड़ेगा। स्थापना जो है ना स्त्रीलिंग है।
बाद बाकी अपराध, अध्याय, स्वदेश पुल्लिंग है, ये हिंदी का शब्द हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान की शुरुआत किसने की थी? तो ये अधिक पेड़ लगाओ अभियान की शुरुआत जो है के.एम. मुंशी ने किया था। ठीक है, 1950 में किया था के.एम. मुंशी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 से। अब हम ये केवल 50 क्वेश्चन का सेट हम बनाकर डाल रहे हैं, वीडियो अपलोड कर देंगे और फिर नेक्स्ट 50 क्वेश्चन का जो है आपको सेट हम बना करके पार्ट 2 में डालेंगे। यहाँ से पार्ट 1 स्टार्ट कर किए हैं आज पहली बार। जो भी इसमें कुछ बोलने में त्रुटि हुआ है तो उस पर ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा हो जाता है बोलने में हिचकिचाहट। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा और अच्छा से हम आपको कंटेंट्स तैयार करके और अच्छा क्वेश्चन हम लाएंगे और ट्रिक और लॉजिक से बताएंगे। आप लोग लगातार मेरे चैनल पर बने रहिए। तो आप लोगों का बिहार पुलिस में रिजल्ट लाना मेरा काम है। कैसे रिजल्ट आएगा आप सोचिए नहीं, आप केवल जो पढ़ाते हैं पढ़िए और जो बताते हैं ऐसा कीजिए।